हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ प्रसन्न होंगे। तो आज हम लोग डे फर्स्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलने और समझने के लिए टेंस की पूर्ण जानकारी व उनके उचित प्रयोग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो पहले आप हमसे प्रॉमिस करें, आई एम रेडी टू लर्न। चलो, हम उम्मीद करते हैं आप लोग प्रॉमिस कर लिए होंगे। हम आपको सबसे पहले बताएंगे टेंस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, टेंस शब्द आया कहाँ से। मैं आपको बताऊं, टेंस शब्द जो है लैटिन भाषा की वर्ड टेम्पस से बना हुआ है। और टेम्पस का मतलब क्या होता है? टेम्पस का मतलब होता है टाइम। मतलब कि टेंस शब्द का उद्भव या विकास या जहाँ समझ लीजिए आया जो है वो टाइम से ही हुआ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम। मतलब टेंस और टाइम के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे बताएं, टेंस और टाइम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, स्वाभाविक सी बात है, जबकि टेंस जो है अंग्रेजी अध्ययन है तो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। ये टेंस का संबंध जो है इंग्लिश ग्रामर से है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य के संपन्न होने को प्रदर्शित करते हैं कि जब उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अनुसार तो प्रेजेंट टेंस के नियम ही उसमें लागू करते हैं। मतलब उसका अनुवाद हम प्रेजेंट टेंस के अनुसार ही करते हैं। जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हूँ, इसको देखिए। टेंस इज कमिंग, सी इज कमिंग टुमारो। मतलब वो कल आ रही है। अब कल आ रही है, कल का मतलब वर्तमान। यहाँ पर देखो, इज का मतलब है वर्तमान टेंस की बात हो रही है, टेंस के हिसाब से वर्तमान। लेकिन समय कैसा है? काल आपका वर्तमान है, लेकिन समय क्या है? समय आपका फ्यूचर, वो कल आ रही है। मतलब कल का मतलब जो आने वाला कल है, तो आने वाला कल क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि टेंस हम किस में प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन टाइम हमारा क्या है? फ्यूचर का है। इसी तरह से मिस्टर गुप्ता रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मिस्टर गुप्ता जो हैं वो दिसंबर महीने में रिटायर होते हैं, रिटायर होंगे। मतलब ऐसा हम समझते हैं, रिटायर होते हैं नहीं। इसका जब हम ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन करते हैं तो ये होता है क्या? मिस्टर गुप्ता जो हो दिसंबर महीने में रिटायर होते हैं, तो रिटायर होते हैं नहीं, मिस्टर गुप्ता दिसंबर महीने में रिटायर होंगे। तो कुछ अब होंगे जो मैंने कहा, मुँह से मैंने होंगे बोला है, लेकिन ट्रांसलेशन में प्रेजेंट में क्यों किया? इसका रीज़न आप समझ लीजिए। मैं आपको छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब स्कूल बंद होता है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल जब बंद हो जाता है तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड में क्या लिखा जाता है? स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे। स्कूल जो है पुनः आपका क्या मंडे को खुलेगा। इसका मतलब ये होता है स्कूल जो है मंडे को खुलेगा। तो हमने क्या किया? टाइम हम फ्यूचर की बात करें, मंडे को खुलेगा, आने वाले मंडे को खुलेगा। बट क्या है, जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो रीओपन्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जब कोई टेंस पहले, जब कोई बात जो है पहले से निर्धारित होती है, मतलब पक्का पता होता है कि वो भविष्य में ये होना ही होना है, तो ऐसे शब्द का, ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि टाइम और टेंस क्या होता है। टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम एक आपका नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अब हमें ये जानना इसी हिसाब से टेंस होता क्या। टेंस का डिफिनीशन मैंने लिख दिया है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब हम आपको जैसे बताएं, टेंस सभी लोग जानते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूत क्या होता है? जो चीज़ बात बीत गई हो। भूत मतलब जो चीज़ें बीत गई हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं वर्तमान काल हिंदी में। वर्तमान मतलब जो चल रहा है। फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो होगा, जो भविष्य में आने वाली बात होती है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ये हमारा प्रेजेंट टेंस। जैसे हमारा टेंस था ये, तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? ही रोट, उसने लिखा। दे सेड, उसने कहा। सी कुक्ड, उसने भोजन पकाया। अब पकाया मतलब पकाएगा नहीं, आने वाली बात न चल रहा है, पकाया जो बीत गई बात होती है, ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। सी कुक्स, वो खाना पकाती है। इट रेन्स, बरसात होती है। तो होती है, ये सब क्या है? वर्तमान की बातें हो रही, सिर्फ प्रेजेंट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस क्या? आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। दे विल से, वे कहेंगे। इट विल रेन, वर्षा होगी या बरसात होगी। अब आप इसके ग्रामेटिकल रूल्स जो इस ट्रांसलेशन कैसे बना, इसके बारे में आपको हम इसी सबको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी आप केवल ऐसे समझिए, जो बातें बीत गई होती है उसको पास्ट टेंस में कहते हैं, जो चल रही होती है प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो होने वाला होता है, जो आने वाला समय को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस
में क्या होता है, जैसे इंडिफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस सभी टेंस, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस, सब में 4 पार्ट होते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए हर टेंस के 4 स्टेट भी होते हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मैं खेलता हूँ, आई प्ले। कंटिन्यूअस टेंस मैं जा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब कोई चीज़ जारी होना होता है, ठीक है। मैं खेलता हूँ, कब से खेलता हूँ, कब कितनी देर खेलूँ, कुछ नहीं पता है, इसलिए इसको इंडिफिनिट कहा गया है। इंडिफिनिट में अनिश्चित होता है। परफेक्ट टेंस मैं लिख चुका हूँ, इससे क्या हो रहा है कि परफेक्ट हो गया, कार्य कंप्लीट है, मैं लिख चुका हूँ, अब उसमें कोई संदेह नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, कार्य कंप्लीट भी है, लेकिन क्या हो रहा है, आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्म है कि 2 बजे से ही जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, पहचान सबसे पहले। भाई कोई टेंस का ट्रांसलेशन हम तभी करेंगे जब उसको हम, कोई हिंदी वाक्य हमारे सामने हो, उसको हम जान पाएँ कि हिंदी का वाक्य है, तो इसका हम ट्रांसलेशन किस टेंस में करेंगे, तो उसकी पहचान तो होनी चाहिए। तो पहचान के लिए मैंने आपको बताया, जब किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है तथा ते है, आदि आते हैं, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। ध्यान देना, जब क्रिया के साथ, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिया के साथ आपका क्या होगा, ता है, ती है, ते आता है, ऐसे नहीं, तो आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अब ऐसे जैसे वह जाता है, वह आता है, वह खाता है, वह नहाता है, वह रोता है, वह चिल्लाता है, वह दौड़ता है, वह खेलता है, कुछ भी ता है, ती है, लेकिन खेलना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ ता है, ती है, ते आता है। तभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन हम इस सेंटेंस का करेंगे, इसका नियम इसमें फॉलो हम करेंगे, तो उस नियम को हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं इस टेंस को इस तरह से कह दूं कि वह माता है, तो वह माता, माता के भी लास्ट में ता है, तो क्या इस टेंस का भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि माता कोई क्रिया नहीं है। तो इस तरह से जब किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, आदि आते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है, और उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम रूल को समझ लेते हैं। नंबर 1 रूल क्या है हमारा, इस टेंस का वाक्य जो है ट्रांसलेशन करते समय, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आए हुए यानी इज, एम, आर, मतलब हैं जो आता है लास्ट में, उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यदि वाक्य मुझे पता चल गया, जो पहचान मैंने बताया है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आता है, तो आप समझ लीजिए उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है तो उसमें है की अंग्रेजी है, मतलब इज, एम, आर, इसका हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। सबसे पहला काम। फिर तो क्या, कोई सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से ही मिलकर बनता है, तो क्या करते हैं, जब इसमें वर्ब आपका है, हेल्प, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, मेन वर्ब का लेकिन ट्रांसलेशन हम करेंगे। देखें, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस टेंस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस का प्रयोग करते हैं। मतलब सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें यस जुड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और भी कुछ चीज़ें इसके बाद में कुछ बचता है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट भी इसको हम कहते हैं, या अदर कह लीजिए, कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर कह लीजिए। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर के रूप में इसमें हम जोड़ते हैं जो कुछ बच जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगता है, तो भाई वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसको तो हम जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो हम कर लेंगे, लेकिन वर्ब में हम कब यस जोड़ेंगे, कब ईएस नहीं, क्या कब ईएस जोड़ेंगे, ये मुझे जानना जरूरी है, और कब यस या यस कुछ नहीं जोड़ेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कब हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे। इसमें मैंने नहीं लिखा, आप समझ लीजिए, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। तो कब जोड़ते हैं इसको देख लिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में क्या हो, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन हो, तो वर्ब के साथ हम यस जोड़ देते हैं। अब वो सब्जेक्ट हैं कौन कौन, ही है, सी है, इट है, नेम है, माई फ्रेंड है, माई ब्रदर है, हिज सिस्टर है, एटसेट्रा, मतलब इस टाइप के जो भी सब्जेक्ट हों वो क्या होते हैं, उसके साथ यदि आपका सब्जेक्ट के स्थान पर ये सारे वर्ड कोई आ रहे हैं तो वर्ब में यस का प्रयोग हम करेंगे। और किसके साथ नहीं करते हैं, तो इसको हमें जानना है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि जिसके साथ नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में हम क्या करते हैं,
हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ यस यस जोड़ दिया जाता है। तो यस यस जोड़ दिया जाता है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसके साथ वर्ब में यस यस जोड़ देते हो, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जिस सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम या माई फ्रेंड या माई ब्रदर, हिज सिस्टर, मतलब कुछ भी इस टाइप के कोई सब्जेक्ट की प्लेस पर हो, कोई सब्जेक्ट के स्थान पर हो, मतलब पहले स्टार्ट में हो, तो समझ लीजिए वर्ब में हम यस यस जोड़ेंगे। अब जब वर्ब में एस जोड़ेंगे और कहाँ नहीं जोड़ते हैं, जब सब्जेक्ट आपका क्या क्या हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो, तब इसके साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम प्रयोग करते हैं। इसमें यस यस का प्रयोग वर्ब के साथ हम नहीं करते हैं। ये सब्जेक्ट आपका कहीं दिखे तो आप समझ लीजिए इसमें वर्ब में हम प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है तो वर्ब में हम क्या करेंगे, यस यस जोड़ेंगे। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है तब हम इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस यस जोड़ेंगे, नहीं तो और भी रूल्स का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस को पहचानने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है। वो जब आप पहचान में आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर ये सब आता है तो वर्ब में यस यस जोड़ दीजिए। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट यदि आता है तो वर्ब में यस यस नहीं जोड़ते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। वर्ब में यस यस मैंने दो बात कहा है कि यस जोड़ते हैं या फिर ई एस जोड़ते हैं। तो कब यस जोड़ते हैं, कब ई एस जोड़ते हैं, इसको हम जानते हैं। सबसे पहले वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग कब किया जाएगा। यदि अंतिम वर्ब का अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर जो हो, डबल एस हो या फिर ओ हो या फिर जेड हो या फिर एक्स हो या फिर सी एच हो या फिर एस एच हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, मतलब ही, सी और नेम किसी का हो, सिंगुलर नंबर ही, तो आपका क्या करते हैं उसमें वर्ब के साथ यस यस जोड़ देते हैं। अन्य स्थिति में वर्ब के साथ यस का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे गो है, मैंने क्या कहा था, ओ हो, तो ओ इसके लास्ट में है ना, तो गो प्लस इसमें यस नहीं जोड़ेंगे, इसमें ई एस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। किस है, मैंने बताया है डबल एस हो, डबल एस होने पर भी ई एस जोड़ता है, तो किस में के आई डबल एस ई एस जोड़ दे किसेस होगा। इसमें केवल सिंगल एस नहीं, इसमें क्या करें, ई एस दोनों एक साथ जोड़ेंगे। जैसे सर्च है तो सर्च में क्या है, सी एच लास्ट में है, मैंने बताया सी एच है तो इसमें ई एस जोड़ेंगे, सर्चेज हो जाएगा। इसी तरह से क्लैश है, एस एच लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, क्लैसेज होगा। फेच है, सी एच लास्ट में है तो फेचेज हो जाएगा। क्विज है तो क्विज में जेड है, इसके लास्ट में ई एस जोड़ेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे तो क्विजेज हो जाएगा। इस तरह से हमारा है। अब हम ये भी ध्यान लीजिए, अन्य सभी वर्ब के साथ केवल एस लगाते हैं। जैसे कोई वर्ब इसके अलावा हो, मैं एक आपको अलग बताता हूँ, जैसे प्ले है, PLAY, मैंने बताया है कि प्ले के साथ में क्या, यहाँ देखो प्ले प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जोड़ दिया, प्लेज हो गया। से में मैंने फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया तो क्या हो, सेज हो गया। लेकिन कभी कभी वाई लास्ट में है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आई ई एस जुड़ता है वाई हट करके। कब होता है, जब वाई के बाद कोई क्या हो, वोवेल्स हो, वाई के बाद कॉन्सोनेंट्स हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो, तो यहाँ क्या हो जाए, वेरीफाई है जैसे, तो वाई हट जाएगा, तो ये एफ वाई हट, ये वाई हट जाएगा तो हमारा आई ई एस जुड़ जाते, वेरीफाइज हो जाएगा। तो इसको हमें ध्यान रखना है। हाँ, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मेरा, मैं आम खाता हूँ, तो सबसे पहले मैं जानूंगा ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है कि नहीं। तो देखो मैंने कहा इसमें मैं आपका सब्जेक्ट है, आम आपका ऑब्जेक्ट है और खाना क्या है, एक क्रिया है। तो सब हिंदी वाक्य में जब कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, अंग्रेजी तो मैंने बताया था सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तब वर्ब होता है। हिंदी का ये ट्रांसफॉर्मेशन है हिंदी वाला, और अंग्रेजी का फॉर्मेशन ये है, ये इंग्लिश का फॉर्मेशन है। तो आप समझिए हिंदी में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो आप समझिए ये वर्ब है, तो वर्ब में देखिए खाना एक वर्ब है, इसके साथ में ता है लगा है, तो इसका मतलब जब मैंने पहचान बताया था, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ ता है ती है आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो ये तो पक्का हो गए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो होता क्या है, इसमें हम हूँ, मैंने बता दिया था, है ई जे एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे ट्रांसलेशन करते से, तो ये तो खत्म। ये क्या बचा, पहले क्या आता है, मैंने बताया था, पहले होता है सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ई जे एम आर का प्रयोग नहीं हो तो वर्ब में कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने नियम बताया था। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता मैंने और कुछ बताया था, यस लगता है फिर यस लगता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगेगी, इसको कैसे पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा आई है, यहाँ पर क्या है, आई है, मैंने बताया था आई यू वी दे, क्या है,
आई यू और वी दे, ये है कोई सब्जेक्ट है आपका, क्या है, आई यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, और आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस का प्रयोग नहीं होता। अच्छे समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देख लीजिएगा, बैक करके, ये समझ में आ जाएगा। तो मैं ट्रांसलेशन को शुरू करता हूँ। तो आई सब्जेक्ट है, मैं हो गया, मैं का अंग्रेजी आई हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, तो ईट लिखेंगे, आई ईट। यस यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आई वजह से, आई सब्जेक्ट होने की वजह से यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, आम है, तो मैंगो, आई ईट आ मैंगो। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा होती है। तो अब इसमें भी हमें पता करना है। तो ये होती है, होना क्या है, वर्षा होना एक क्रिया है। वर्षा होना की अंग्रेजी रेन होता है, रेन माने वर्षा होना। इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट क्रिया। और क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्रिया है, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट की जगह पर वर्षा क्या एक बेजानदार वस्तु है, इसको हम इट से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर इट हो गया। मैंने क्या बताया था, अब इट तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट इट है तो वर्षा होना क्रिया है, तो क्रिया के साथ में क्या यस यस का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था आई यू वी और दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम क्या करते हैं, यस यस का प्रयोग वर्ब के साथ नहीं करते हैं। तो इसमें से कोई इट कहाँ इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें वर्ब के साथ यस यस का प्रयोग करेंगे। तो रेन मीन्स वर्षा होता है कि अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, तो इट रेन्स क्या हो जाएगा, इट रेन्स। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता गया। वह चाय पीता है, तो वह है, वह पीता है, इसका मतलब कोई लड़का है, तो लड़का का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, ही। लड़की होती वह पीती है, तो लड़का की अंग्रेजी लड़की होती, लड़की के लिए वह की अंग्रेजी सी होता है, लड़का के लिए वह की अंग्रेजी ही होता है। अब ये तो हो गया, हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। तो वर्ब हमारा पीना है, तो पीना है, तो इसमें ताहे ती है लगा है क्रिया के साथ, इसका मतलब भी प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है। जब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ेंगे या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, ये मुझे पता करना है। तो इतने सब्जेक्ट होने पर तो हम यस यस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस यस नहीं जोड़ते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। लेकिन इसमें से कोई सब्जेक्ट ही नहीं है आई यू वी दी में, इसका मतलब इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस प्लस करेंगे। तो पीना क्या होता है, अब देखो चाय पीना, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाय पिया नहीं जाता, चाय लिखा कहाँ भले जाता हो। चाय की मात्रा हम पेट भर के नहीं लेते हैं, बस चाय को हम अपनी आवश्यकता अनुसार लेते हैं, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। जैसे दूध पीना हो, पानी पीना हो तो वहाँ ड्रिंक लिखेंगे, लेकिन चाय पीना हुआ, कॉफ़ी पीना हुआ तो वहाँ पर टेक लिखेंगे। तो ही टेक, अब इसमें यस यस लगेगा, तो ई है, इसमें यस लग गया, टेक्स हो गया। ही टेक्स टी, टी मीन्स चाय होता है। ये हो गया कंप्लीट। रमा और उसकी सहेलियां गीत गाती हैं। रमा और उसकी सहेलियां, मतलब रमा और उसकी सहेलियां दोनों मिलाकर ये दोनों सब्जेक्ट हो गया, और ये गीत आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका गाना आपका गाती है आपका क्रिया हो गई हिंदी के अनुसार। तो गाना क्रिया है, इसके साथ वर्ब के साथ में ताहती है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, रमा एंड हर फ्रेंड्स, FRIENDS। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हिज मैंने क्यों लिख, रमा एंड हर फ्रेंड, सॉरी हर होगा, हिज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रमा एक लड़की है, तो सी है, तो सी के लिए अपना अंग्रेजी हर होता है। यदि ही होता तो ही अपना अंग्रेजी क्या होता, अपना अंग्रेजी हो जाता है, यहाँ पर हिज हो जाता। तो लड़की के लिए अपना अंग्रेजी हर होता है और लड़का के लिए अपना अंग्रेजी हिज होता है। तो रमा एंड हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देखिए, रमा एंड हर फ्रेंड्स क्या हो रही है, गीत गाती है। तो यहाँ पर अब गाना के सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब गाना है, तो सिंग्स हो जाएगा। सिंग होगा कि सिंग्स होगा, सिंग नहीं हो, सिंग होगा, सिंग्स इसलिए नहीं होगा कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। तो मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब में यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट हम सिंग ही लिखेंगे। तो रमा एंड हर फ्रेंड्स सिंग ए सॉन्ग, ये होगा कंप्लीट। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते हैं। ऐसी ये आपकी हिंदी के अनुसार बच्चे जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और मैदान में है, जब मैदान में, घर में, और ऐसा में और से और के ऐसे करके जब जुड़ता है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये पतंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया,
उड़ाना क्या होगा, ये वर्ब हो गया हिंदी के अकॉर्डिंग। अब हिंदी में जब आपका ये क्रिया है तो उड़ाना है तो इसमें ता है ती है लगा, इसका मतलब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है। जब ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या है, बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते हैं। तो बच्चे का मतलब चिल्ड्रन, क्या होगा, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब उड़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, फ्लाई, FLY। अब यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि चिल्ड्रन आपका प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब में यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो चिल्ड्रन प्ले काइट, प्ले आ काइट इन द, कहाँ, फील्ड में, FIELD। ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। हाँ, तो आपका ये होमवर्क है, इसको आप इसका ट्रांसलेशन घर से बना के लाइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसका हम ट्रांसलेशन बताएंगे और अपना आप मिला लीजिएगा जो कुछ गलती होगा, और फिर इस तरह से हम लोग अपना होमवर्क करेंगे।